सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और तेजस लान के ब्लॉग्स। और मेरा नाम है तेजस। तो मुझे 3 साल हुए मर्चेंट नेवी में काम करते हुए। तो मैंने देखा है कि यूट्यूब पे या गूगल पे और जो भी साइट्स है, सब जगह पे देखा है कि लोग सर्च करते हैं कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें, 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें, 10th के बाद कैसे ज्वाइन करें। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा है कि ये बहुत सर्च कर रहे हैं लोग। और जो 11th 12th कर रहे हैं वो बच्चे ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं कि 12th के बाद हाँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा, ऐसा वैसा। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना आसान है या नहीं है, पड़ेगा 12th के बाद क्या करोगे आप, कैसे अप्लाई करोगे, ये वो सब चीज़ें और लोग बहुत सर्च करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट है। तो ये सब क्लियर करने वाला हूँ कि आप 12th के बाद क्या करोगे। तो आज मैं स्टेप वाइज जाऊँगा। स्टेप मतलब शुरुआत से लेके एंड तक आप जहाज कैसे ज्वाइन करोगे तब तक मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखो और स्किप मत करना, क्योंकि कुछ स्टेप आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको वीडियो का ये नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपको वो समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसा वो कैसे हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखो। तो देखो, मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने के लिए आपको जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो आपका 12th साइंस है। 12th साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट में आपको कुछ भी करके 60% से आपको मार्क लगने हैं। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें भी आपको अच्छे खासे मार्क चाहिए, जैसे कि मतलब उसमें भी 60% मार्क होने ही चाहिए। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब आपको 12th में करना होगा। उसके बाद आएगा आपका एज लिमिट। आपका एज लिमिट रहेगा 17 ईयर टू 25 ईयर्स। तो इसके बीच में आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो या इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद 25 के बाद आपको ज़्यादातर COC वगैरह सब नहीं मिलते हैं। तो आप ट्राई करना कि जब आप 17 हो या 17 के बाद हो तो वो टाइम पे अप्लाई करो, वो टाइम पे ट्राई करो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। उसके बाद आता है कि आपका आई टेस्ट। आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफिसर के लिए। तो आई टेस्ट में आपका 6/6 आई साइट चाहिए, और वो नहीं होगा तो फिर आपको एक्चुअली कुछ करेक्शन करवाने के लिए बोलेंगे या जो भी है। तो वो सब है। तो आई साइड आपका 6/6 होना चाहिए, वो सब देखते हैं एज ए ऑफिसर, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। दूसरी चीज है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो वो भी यहाँ पर नहीं चलता है। आपको मेडिकल में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका मेडिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप थोड़ी थोड़े रन करते करते आप थक जाते हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका फिटनेस काफी अच्छा होना चाहिए। और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको एक मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। उसमें आपका आएगा आई साइट, जो भी ये सब फिजिकल टेस्ट किया जाता है। तो वो आपका एक DG अप्रूव डॉक्टर से होना चाहिए। तो वो सब आपको ज्वाइनिंग से पहले वो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगते हैं वो लोग। तो आपको वो एक मेडिकल टेस्ट करवाना होता है एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले। चलो इसके बाद जानते हैं कि कौन से कोर्सेज होते हैं। आपको डेक पे आने के लिए क्या कोर्स है, आपको इंजन रूम में जाना है, इंजीनियर बनना है तो क्या कोर्स है, और आपको नॉर्मल रेटिंग बननी है तो क्या कोर्स है। तो देखो, डेक पे जाने के लिए जो डेक ऑफिसर है उसके लिए आपको नॉटिकल साइंस है। एक्चुअली BSc नॉटिकल साइंस है। BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का होता है और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का होता है। तो डेक के लिए वो 2 कोर्सेज हैं। और इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको मरीन इंजीनियरिंग है, तो वो आप कर सकते हैं, BE मरीन इंजीनियरिंग। वो भी 3 या 4 साल का है। और जो रेटिंग है, रेटिंग के लिए आप GP रेटिंग या CCMC कर सकते हो, तो वो 6 महीने कोर्स है। तो ये 3 डिपार्टमेंट है। तो ये 3 डिपार्टमेंट में आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है। वो तो आपका डिपेंड करेगा 12th में मार्क क्या है। तो जो भी आपका 12th में मार्क है, अगर आप 60% से आप बोला क्या है, आपके मार्क अच्छे है तो आप डेक में अप्लाई करो। डेक में अच्छा है, डेक में भी सैलरी वगैरह सब अच्छा है। अगर कम आते हैं तो आप क्रू के लिए जाओ, जो भी GP रेटिंग है, CCMC है। तो अगर आपके मार्क कम आते हैं तो आप GP रेटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉमर्स किया है, जो भी कोर्स किया है, आर्ट्स जो भी है, तो उसके बाद आप एज ए रेटिंग आ सकते हो। रेटिंग के लिए इतना मार्क का ये नहीं है। तो इसके बाद आपको लेना है एडमिशन। तो एडमिशन लेने के लिए आपको DG शिपिंग अप्रूव इंस्टीट्यूट देखने हैं। तो DG शिपिंग अप्रूव इंस्टीट्यूट का फायदा ये है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला। और जो भी DG के रूल्स हैं, क्योंकि जो भी मैरीटाइम सब चलता है वो सब DG शिपिंग के अंडर चलता है। तो उसके लिए आपको DG शिपिंग इंस्टीट्यूट देखने हैं और उनमें एडमिशन लेना है। तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट बताता हूँ जो DG शिपिंग अप्रूव है। तो पहला है कि IMU, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, और उसके कैंपसेस है। उसके कैंपसेस है, तो आप देख सकते हो, वो चेक करो। IMU के कैंपसेस की जिधर जिधर भी है आप देखो, और आप उनमें से किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, तो ये भी है, ये पुणे में आता है। तो ये भी DG शिपिंग अप्रूव्ड है। उसके बाद आता है आपका TS चाणक्य, वो आता है नवी मुंबई में। वो भी आप उधर भी देख सकते हो। आप अगर नवी मुंबई में रहते हैं तो आप उधर भी देख। एंग्लो ईस्टर्न का जो कैंपस है तो आप वो भी देख सकते हो, वो करजत में है, तो आप उधर भी चेक कर सकते हो। एंग्लो ईस्टर्न का जो भी है तो आप एंग्लो ईस्टर्न में भी देख सकते हो। तो ये 3-4 कैंपस मैंने बताया, और भी है
आप गूगल पे चेक कर सकते हो। ये अच्छे हैं, तो इसमें भी आप कर सकते हो। तो अगर आप पूछोगे मैंने कहाँ पर किया है, तो मैंने किया है TS रेमन में, जो नवी मुंबई में है। अपन नावा गांव है, तो वो गांव में वो इंस्टीट्यूट है, बड़ा काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और पुराना भी है, तो मैंने वहाँ से किया है। तो आप उधर भी देख सकते हो। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको टेस्ट देना होता है। एक टेस्ट है IMU CT करके, जो इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करता है। तो वो टेस्ट आपको पास करना है। वो टेस्ट जरूरी है कि जो कैंपस कॉलेजेस है, जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि IMU-CT की, तो उन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो तो ये IMU-CT एंट्रेंस टेस्ट जरूरी है। तो ये IMU-CT जो एग्जाम है, इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इसमें आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है अगर IMU-CT दे रहे हो तो इसमें एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप लो। कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने से पहले कंपनी से स्पॉन्सरशिप लो। बहुत सी कंपनियां वो स्पॉन्सर करती है आप कोर्स करने से पहले, तो आपको स्पॉन्सरशिप लेना बहुत जरूरी है। वो रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप से होगा क्या कि आपका जो जॉब प्लेसमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। वो आपको एश्योर हो जाएगा कि आपके कोर्स करने के बाद जो आपका ज्वाइनिंग है या शिप पर जाने का जो भी है, वो सब कंपनी आपको एश्योर करती है स्पॉन्सरशिप से। अगर स्पॉन्सरशिप आपके पास है तो आप उस कंपनी में आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपके सब डॉक्यूमेंट रेडी करके आप उस कंपनी में जा सकते हो। तो ये हाईली रिकमेंड है कि आप स्पॉन्सरशिप लो। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो स्पॉन्सरशिप देती है, तो मैं कुछ 4-5 कंपनियों का नाम बताता हूँ। तो आप उन कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एंग्लो ईस्टर्न है, फिर ग्रेट ईस्टर्न है, फिर सिनर्जी मैरीटाइम है, फिर आपका आएगा फ्लीट मैनेजमेंट है, और स्कॉर्पियो शिप मैनेजमेंट है। तो ये 4-5 कंपनियां हैं जो मैंने बताई है, और भी होंगी। तो इन कंपनियों से आप स्पॉन्सरशिप लेके आप आ सकते हो। आपका जो शिप पर आने का जो एश्योरेंस है वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप लो। उसके बाद आपको करना है कि आपकी जो प्रीसी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी है। वो डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर है कि वो 1 साल की रहेगी, 6 महीने की रहेगी, या 3 साल की रहेगी, या 4 साल की रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। तो इसमें आप सीखोगे कि नेविगेशन सीखोगे, शिप मशीनरी, शिप में जो मशीनरी उसके बारे में सीखोगे, सेफ्टी के बारे में सीखोगे, फिर जो कम्युनिकेशन है वो सीखोगे, और फिर जो सी सर्वाइवल, शिप सर्वाइवल, जो सी सर्वाइवल टेक्निक है वो सब आप सीखोगे। जो स्किल्स होती है वो सब आप सीखोगे। तो ये प्री सी जो ट्रेनिंग है वो होने के बाद आपका टाइम आएगा शिप पर जाने का, जो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग का। तो इसके बाद आपको कंपनी करेगी, आपको ऑनबोर्ड भेजेगी। ऑनबोर्ड आपको 12 से 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जो ट्रेनिंग रहता है, जो शुरुआती ट्रेनिंग रहता है, आप एज अ कैडेट, एज अ ट्रेनिंग, तो आपको 18 मंथ तो है मिनिमम होता है। तो 18 मंथ का ट्रेनिंग तो आपको करवाएगी। तो उसके बाद आपका जो भी है वो मार्किंग वगैरह जो भी देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन वगैरह जो भी है दिया जाएगा। तो ये ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगी जो 12 और 18 मंथ की होगी। तो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होने के बाद आपको अप्लाई करना है कि COC के लिए, जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है। तो आपका जो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग हो गया, तो उसके बाद आप COC के लिए अप्लाई करोगे। COC के लिए एग्जाम्स होते हैं, तो आपको वो एग्जाम्स पास कराने होंगे। और एग्जाम्स कंडक्ट करता है जो डिजी शिपिंग है, तो वो आपको एग्जाम्स कंडक्ट करता है। तो वो एग्जाम पास करके आप एक लाइसेंस ऑफिसर बन जाओगे। तो चलो अभी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर होता है, जो कोर्स करने के लिए फीस का स्ट्रक्चर होता है, तो वो मैं बताता हूँ। तो देखो, जो BSc नॉटिकल साइंस होता है, जो 3 साल का डिग्री कोर्स है, तो उसके लिए आपको 7 से 10 लाख जो आपका 3 साल का फीस है वो हो सकता है। 7 से 10 लाख, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। उसके बाद आता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। जो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको 8 से 12 लाख। तो उस हिसाब से आपका जो 3-4 साल रहता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, तो 4 साल के आपको 8 से 12 लाख का फीस लग सकता है। उसके बाद आता है आपका DNS, जो डिप्लोमा होता है नॉटिकल साइंस का, तो उसके लिए आपको 5 से 6 लाख का जो फीस है वो लग सकता है। वो 1 साल का होता है। और उसके बाद आपका है GP रेटिंग, या जो रेटिंग कोर्स है, तो GP रेटिंग के लिए आपको 2 से 3 लाख, मैंने बताया आपको, जो डिपेंड करता है कॉलेज और जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर। तो 2 से 3 लाख वो रेटिंग के लिए। तो इस हिसाब से आपका जो फीस रहता है वो आपको देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि वो कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए। जो रेटिंग है वो 6 महीने का रहता है, और डिप्लोमा होता है वो 1 साल का है। तो उस हिसाब से आपका जो फीस है वो रहता है। इसके बाद मैं बताता हूँ जो आपका अपना आखिरी टॉपिक है, वो करियर ग्रोथ।
इसमें ग्रोथ कैसी है। तो देखो डेक डिपार्टमेंट में आपका जो भी है, डेक और इंजन जो भी है, इसमें आपको शुरुआत में एज ए कैडेट आएगी, ज्वाइन करेंगे आप तो एज अ कैडेट आएंगे। और एज अ कैडेट आपको 12 से 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो मैं बोला कि ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो 12 से 18 मंथ होता है। तो वो 12 से 18 मंथ के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। फिर आप अगर डेक पे काम करते हो तो आपको कैडेट से थर्ड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर, और चीफ ऑफिसर के बाद आप बनोगे कैप्टन। तो इसमें टाइम लगता है, आपको हर एक रैंक में स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, और टाइम के बाद आपको प्रमोशन मिलता है। आपको एग्जाम जो होते हैं वो से निकालनी पड़ती है हर एक ऑफिसर के लिए, तो उस हिसाब से आपका ये जो भी है रैंक चेंज होता है, आपको प्रमोशन मिलता है। वैसा ही सेम इंजन डिपार्टमेंट के लिए भी है, आप जूनियर इंजीनियरिंग या इंजन कैडेट करके आओगे, उसके बाद आपको मिलेगा फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर एंड देन चीफ इंजीनियर। तो चीफ इंजीनियर भी हाईएस्ट रैंक पे होता है, तो उसके लिए भी आपको हर एक इंजीनियरिंग का जो लेवल है वो पार करने के लिए, मतलब आपको प्रमोशन के लिए एग्जाम देने होते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चन है वो सब आप पूछ सकते हो। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, और मैं देता भी हूँ। और मुझे क्वेश्चन भी आते हैं, मुझे पता है मेरी वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आते, वो कोई बात नहीं है, शुरुआत है। तो मैं जो भी है, मेरे को जो भी नॉलेज है वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना ही मैं बोलता हूँ। और बाकी आपको जो भी है रेटिंग के बारे में या ऑफिसर के बारे में, इंजन की साइड के बारे में जो भी जानना है, जो भी कुछ भी जानना है, तो मैं आपको, अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं किसी से पूछ के आपको ज़रूर जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।